Hello everyone, a very good morning to all of you and I welcome you all to the daily The Hindu and Indian Express editorial analysis जहां पर मैं दोनों न्यूज़पेपर में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल होता है या एक्सप्लेन की हुई कोई चीज तो वो मैं आपके लिए लेकर आती हूँ इन सिंपल एंड कंसाइज पॉइंट्स अलोंग विद वैल्यू एडिशन। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम ये द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कस करेंगे विच इज द बीजिंग इंडिया रिपोर्ट एज माइलस्टोन एंड अपॉर्चुनिटी। तो इसमें बेसिकली बता रहे हैं कि बीजिंग इंडिया रिपोर्ट कुछ लेक्यूनास बता रहा है। ओके, इट इज टॉकिंग अबाउट कि क्या क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है अपॉन विमेन। ठीक है, कैसे विमेन का अब्यूज ज्यादा हो रहे हैं, कैसे विमेन में माल न्यूट्रिशन, ओके, लैक ऑफ एक्सेस टू गुड रिसोर्सेज एक्सेट्रा एंड व्हाट कैन बी दी वे फॉरवर्ड इन दिस डायरेक्शन। विमेन का क्या रोल हो सकता है इसमें, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर क्या रोल प्ले कर सकता है। काफी अच्छा एडिटोरियल मुझे लगा। अगर इसकी हम रेलिवेंस देखें तो इट ओवरलैप्स विद द टॉपिक्स इन जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 1। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने इस एडिटोरियल में जो भी पॉइंट्स थे उसको एक क्वेश्चन फॉर्म में दे दिया है। आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एंड दिस विल डेफिनेटली इंप्रूव योर आंसर राइटिंग स्किल्स। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या है। डिस्कस द डिसप्रपोर्शनेट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन women in India and suggest gender responsive strategies to mitigate its effect. Also mention the role women and private sector can play in climate action. So this is what exactly, इनफैक्ट यही है जो इस एडिटोरियल में एक्सप्लेन किया गया है कि क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का विमेन में, क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जिसमें विमेन और प्राइवेट सेक्टर क्या रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक रीसेंट कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्या है, इंडिया ने अभी अपनी बीजिंग+30 इंडिया रिपोर्ट सबमिट की विच मार्क्स 3 डिकेड्स सिंस द बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। तो 1995 में ये बीजिंग डिक्लेरेशन बेसिकली इट इज फॉर विमेन एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट ऑफ विमेन, वेलफेयर ऑफ विमेन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इंडिया ने अभी अपनी रिपोर्ट सबमिट की है कि भाई हमने क्या क्या किया है विमेन के लिए। ओके, while the report reiterates India's commitment to gender equality, it lacks a robust climate gender linkage। ठीक है, तो इसमें इंडिया का कमिटमेंट तो दिख रहा है जेंडर इक्वालिटी के लिए, फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, बट इंडिया ने उसमें द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन विमेन को इतने अच्छे से इनकॉर्पोरेट नहीं किया है। सो लेट अस जस्ट डिस्कस। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज के कुछ एविडेंसेस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि हमको इंक्रीजिंग हीट वेव्स दिख रहे हैं, इरेगुलर प्रेसिपिटेशन, क्रॉप फेलियर एंड रिसोर्स स्कैरसिटी। जैसे कि अगर हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा देखें तो सिर्फ 6% क्लाइमेट पॉलिसीज विमेन की बात कर रहे हैं। मतलब इट्स लाइक कि क्लाइमेट चेंज की हम हर जगह बात कर रहे हैं लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि उसका इम्पैक्ट विमेन पर क्या हो रहा है। Okay, then 1% mention the poor and 6% mention farmers. So in it is trying to say कि जो vulnerable section है उनके ऊपर आप बात नहीं कर रहे हो कि क्लाइमेट चेंज उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट लेकर आ रहा है, विच इज वेरी नेसेसरी। अगर आपको एक डेवलप कंट्री बनना है, अगर आपको विकसित भारत बनना है बाय 2047, तो आपको इन वल्नरेबल सेक्शन को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। देन वी हैव द आश्ड रॉक रिपोर्ट। ठीक है, वो बता रहे हैं विमेन इन इंडिया स्पेंड 70% ऑफ देयर वर्किंग आवर्स अनपेड, projected to reach 8.3 hours per day by 2050 due to climate driven burden। तो ये रिपोर्ट क्या बता रहे हैं कि अभी जो विमेन है वो अपने 71% ऑफ द टाइम, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट डेटा याद करो, 70% याद कर लोगे बहुत है। ठीक है, तो अपना 70% टाइम किसमें, अनपेड वर्क में, दैट इज केयर ऑफ एल्डरली एक्सेट्रा, ये सब में वो अपना स्पेंड करती है। लेकिन अगर क्लाइमेट चेंज होता है और जो क्लाइमेट ड्रिवन बर्डन है उसकी वजह से ये जो घंटे हैं 8 घंटे पर डे हो सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी रीजंस क्या क्या है क्लाइमेट चेंज के। सो ऑब्वियसली ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, दिस इज एक्स्ट्रा, ये एडिटोरियल में नहीं था बट स्टिल, ताकि आपको इस टॉपिक का पूरा समझ आ जाए। ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस बन जाए, मैंने ये बता दिया है। तो ओवर डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल्स पे, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है जैसे कि पंजाब में होता है। ठीक है, आप वहां पे वीट और राइस उगा रहे हो, पानी इतना है नहीं, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। देन इनइक्विटेबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, माइनिंग किए जा रहे हो आप। ठीक है, देन क्लाइमेट सेंसिटिव प्लानिंग नहीं है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। ठीक है, आप देख नहीं रहे हो कि कितना कंक्रीटाइजेशन हो रहा है जिसकी वजह से हीट वेव्स हो रही है ऑब्वियसली। देन लो इंक्लूजन ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन, जैसे कि हमने एफएओ रिपोर्ट में देखा कि आप देख नहीं रहे हो कि विमेन सेंसिटिव क्लाइमेट पॉलिसीज कैसे बनानी है आपको, पुअर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, स्पेशली रूरल विमेन, आप इन सबको तो ले ही नहीं रहे हो पॉलिसी डिजाइन में। तो इफेक्टिव पॉलिसीज बनेंगी कैसे। नाउ इम्पैक्ट क्या क्या है क्लाइमेट चेंज ऑन विमेन, तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे इम्पैक्ट है। अगर आप सोचो फूड स्कैरसिटी है, ठीक है, जनरली भी ऐसा होता है कि लड़कियों को या घर की जो औरतें होती है वो बाद में खाना खाती हैं। अगर फूड स्कैरसिटी है तो और कम फूड है तो उनकी like they will not be getting enough amount of nutrition। तो over 50% of pregnant women in India anemic है।
ठीक है। अगर फूड इनसिक्योरिटी होती है तो एनीमिया रिस्क और 1.6 टाइम बढ़ सकता है। क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन जो है उससे हेल्थ केयर एक्सेस भी कम हो सकता है। अब सोचो कहीं पे ड्रॉट आ जाए, ठीक है, ऑलरेडी वो वहां पे वो जो लेडी है शायद किसी प्राइमरी हॉस्पिटल को विजिट कर रही होगी, लेकिन अगर वहां पे ड्रॉट आ जाता है उनको वहां से जाना पड़ जा सकता है, हो सकता है वो दूसरी जगह पे इतनी हेल्थ केयर हो ही नहीं। ओके। नाउ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, सो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऐसा बताया गया है कि राइजिंग टेम्परेचर्स कोरिलेट विद राइजिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस। 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज से 8% राइज होता है फिजिकल वायलेंस में एंड 7.3% राइज इन सेक्सुअल वायलेंस। देन उनकी लाइवलीहुड और इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर ये जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उस तरह से उतनी ज्यादा लाइवलीहुड क्रिएट नहीं हो रही है, तो विमेन को अगर हम देखें तो 33% इनकम लॉसेज होते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चर क्रॉप फेलियर्स हो रहे हैं, तो उससे विमेन की इनकम पे इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंपैक्ट हो रही है। देन अनपेड केयर वर्क, ठीक है, जैसे कि वाटर फ्यूल कलेक्शन एक्सेट्रा इंक्रीजेस ड्यू टू रिसोर्स स्कैर्सिटी। कम पानी है, अब पता नहीं उन्हें और कितनी दूर तक जाना पड़ेगा पानी लेने के लिए। ओके। देन अनपेड बर्डन भी उनका बढ़ जाता है। फिर डिस्प्लेसमेंट और माइग्रेशन हो रहा है। Migration due to climate leads to school dropouts, especially among girls, increased vulnerability and trafficking risks. Trafficking risks. Okay. Now, what can be a way forward? Gender responsive action plan बनाना है आपको, ठीक है, जैसे कि विमेन को लेकर आओ, आप क्लाइमेट से रिलेटेड आप पॉलिसीज बना रहे हो तो विमेन का आप व्यू तो लो, क्या कैसे पॉलिसी बनानी है आपको। ठीक है, विमेन लेड क्लाइमेट इनिशिएटिव्स, लोकल लीडरशिप, जैसे कि उनके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है सीड प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, उसको हम यूज कर सकते हैं। 3 M's पे फोकस करना है फॉर इंडिजिनस विमेन। महुआ, दैट इज लाइवलीहुड। माओ, कॉन्फ्लिक्ट सेफ्टी एंड माइग्रेशन, डिस्ट्रेस मिटिगेशन। ठीक है। फिर क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव बजटिंग, जब भी आप क्लाइमेट के लिए पॉलिसीज बना रहे हो, उसके लिए फंड्स दे रहे हो, उसमें विमेन के लिए स्पेसिफिकली आप अच्छे से फंडिंग करो। ओके। जेंडर ऑडिटेड क्लाइमेट बजट्स होने चाहिए ताकि ग्रीन वॉशिंग ना हो। ओके। डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में बताओ ग्रीन वॉशिंग क्या होता है, कुछ एफर्ट अपनी साइड से भी डालो। क्लाइमेट सपोर्ट हब्स हम बना सकते हैं फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड माइग्रेशन सपोर्ट। फिर प्रॉपर डेटा और रिसर्च के साथ आप पॉलिसी बनाओ। ओके। देन लाइवलीहुड का डाइवर्सिफिकेशन करो। अभी क्या है कि विमेन के पास ज्यादा स्किल्स तो है नहीं, तो फार्मिंग ही कर लेती हैं अल्टीमेटली, लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो इम्पैक्ट हो रहा है क्लाइमेट चेंज से। तो व्हाट वी कैन डू इज कि उनको कुछ नॉन फार्म स्किलिंग अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है थ्रू इक्विटेबल रिसोर्स एलोकेशन। पॉलिसी अलाइनमेंट करो अपने नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, उसमें भी जेंडर रिस्पॉन्सिव एक्शन प्लान आप लेकर आओ। ठीक है। डिजास्टर प्रिपेयरनेस सिस्टम्स बनाओ कि अगर अर्बन फ्लडिंग हो रही है तो उस केस में लाइक विमेन को आप कैसे प्रायोरिटाइज करोगे। ठीक है, तो ऑब्वियसली उनको अवेयरनेस बताओगे, अगर इस तरह का डिजास्टर आता है तो आपको ये चीजें करनी है। अभी तो विमेन को पता ही नहीं उन्हें क्या करना है। ओके। देन प्राइवेट सेक्टर विमेन लेड ग्रीन स्टार्टअप्स आ सकते हैं। ठीक है। फिर क्लाइमेट रेजिलियंट टेक्नोलॉजीज फॉर फीमेल फार्मर्स एंड वर्कर्स, कोऑपरेटिव पार्टनरशिप जैसे कि एनजीओज, रिसर्च बॉडीज, जेंडर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस इन कॉर्पोरेट क्लाइमेट एक्शन प्लान्स। ठीक है, जैसे कि हमारा होता है ना, आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो आप उसमें ऐसा कुछ कर सकते हो कि जेंडर इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस लेकर आए वो लोग। नाउ हेयर इज अ कोट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बोलती रहती हूँ इस टॉपिक पे कोट रखो, उस टॉपिक पे रखो, तुम लोग तो बनाते ही नहीं हो। सो आई हैव कम अप हेयर, ठीक है, जहां पर मैं इन एडिटोरियल्स के थ्रू आपको कोट्स देने की कोशिश करूंगी, एटलीस्ट इनको कलेक्ट करो। ओके। नाउ Kofi Annan once said gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance. तो इस तरह के कोट से अगर आप अपने आंसर्स को एंड करते हो तो वो काफी अच्छा इंपैक्ट देता है एग्जामिनर पे। बट वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू सब्सटैंशिएट इज कि सिर्फ कोट नहीं लिखना है, यू हैव टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग, एक्सप्लेन इट्स रेलेवेंस। ठीक है। नाउ तो क्लाइमेट चेंज को इफेक्टिवली अगर हमें टैकल करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जेंडर को मेन स्ट्रीम करें, विमेन को एम्पावर करें और प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन लेकर आए टू एंश्योर अ जस्ट एंड रेजिलियंट फ्यूचर। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस एडिटोरियल एनालिसिस। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को ये समझाकर। चलिए नेक्स्ट, हाँ, इसमें मैंने एक विम्सिकल डायग्राम भी बना के दे दिया है। ओके, तो ये माइंड मैप मैंने बेसिकली आपको बना के दे दिया है, तो इससे आप काफी फटाफट, जब भी जैसे आपने एक बार ये एडिटोरियल पढ़ लिया, काफी जल्दी आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, बीजिंग +30 इंडिया रिपोर्ट है ना। फिर लैक ऑफ क्लाइमेट जेंडर इंटीग्रेशन, क्लाइमेट चेंज के एविडेंस क्या क्या है, हीट वेव्स हो गया। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, हीट वेव्स हो गया। ओके, इरेगुलर रेन्स हो गए, क्रॉप फेलियर हो गया, एफएओ डेटा ऑन जेंडर इनविजिबिलिटी इन पॉलिसीज, आज रॉक रिपोर्ट हो गई। कॉजेज क्या क्या है, फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा। इम्पैक्ट क्या क्या है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे है, लाइवलीहुड पे है, वायलेंस हो रहा है, अनपेड केयर वर्क, डिस्प्लेसमेंट। फिर जेंडर रिस्पॉन्सिव सोल्यूशन क्या है, विमेन्स लीडरशिप, क्लाइमेट बजटिंग,
लाइवलीहुड पॉलिसी, प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है, ग्रीन स्टार्टअप्स प्रमोट कर सकते हैं हम, है ना। कंक्लूजन में कोफी आनंद एंड जेंडर इक्वालिटी इज इक्वल टू रेजिलिएंट क्लाइमेट एक्शन। कितना बढ़िया फ्लो चार्ट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ बार बार सुनते आ रहे हैं, ठीक है, ट्रम्प जी वापस आ गए यूएसए में, बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स ले रहे हैं। अभी हाल ही में पूरी दुनिया खौफ में है उनके। ट्रम्प टैरिफ्स एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, है ना। तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट अब तुमको भी चाय पे चर्चा के लिए पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस ट्रम्प टैरिफ, क्या इसका इम्पैक्ट है, क्यों डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए लेट्स स्टडी दिस। अगर हम देखें तो ये आपका ओवरलैप होता है विद रेस्पेक्ट टू जीएस पेपर 3, ठीक है। थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस इस सब में भी ये आ सकता है, ठीक है। चलो तो रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो ये यूएस डॉलर इंडेक्स है। व्हाट इज दिस यूएस डॉलर इंडेक्स? तो बेसिकली ये डॉलर की वैल्यू बताता है इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज। तो ये कम हो गया है ना। तो डॉलर की वैल्यू इन कंपैरिजन टू अदर करेंसीज अभी कम हो गई है, दैट इज 3.5% ओवर द पास्ट मंथ, ठीक है। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड बढ़ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, यूएस ट्रेजरी यील्ड बॉन्ड बढ़ रहे हैं का मतलब है कि बेसिकली अब अगर लोगों को गवर्नमेंट गवर्नमेंट अगर बोरो करना चाह रही है तो बेसिकली लोग उसके लिए ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज कि यूएस डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। ये सब चीजें बेसिकली हमें यही दिखा रहे हैं कि यूएस डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। गोल्ड प्राइसेस सर्च कर रहे हैं, मतलब गोल्ड प्राइसेस सर्च कर रहे हैं, मतलब लोग इस चीज में ज्यादा विश्वास कर रहे हैं कि इससे अच्छा तो हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो एंड ये सिचुएशन रिजेंबल करते हैं यूकेस 2020 मूवमेंट अंडर लीज ट्रुथ वेयर अनफंडेड टैक्स कट्स spooked bond markets and led to a fall in currency confidence। so basically अभी अनफंडेड टैक्स कट्स क्या होता है कि आपने लोगों का टैक्स कम कर दिया, फ्रीबीज दे दिए, बट बेसिकली एट द सेम टाइम आपकी स्पेंडिंग तो सेम ही है ना, जिसकी वजह से करेंसी क्राइसिस हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज सिमिलर, ये जैसा अभी यूके में हुआ था उसी से सिमिलर यहाँ पर भी ये हो रहा है। नाउ क्यों हो रहा है? ग्रोइंग फियर्स अबाउट द यूएस फिस्कल डेफिसिट और लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी। इन्वेस्टर्स डाउट कर रहे हैं अबाउट यूएस गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू मैनेज डेफिसिट्स विदाउट हार्मिंग ग्रोथ या स्टोकिंग इन्फ्लेशन। बॉन्ड मार्केट्स कंसर्न शो कर रहे हैं, राइजिंग यील्ड सजेस्ट इन्वेस्टर्स वांट मोर रिटर्न्स टू लेंड टू द यूएस गवर्नमेंट, ठीक है। ये सब चीजें मैंने आपको बता दिया। तो लोगों का फेथ थोड़ा कम हो रहा है यूएस की इकोनॉमी में। नाउ गोल्ड इज राइजिंग एज अ सेफ हेवन शोइंग दैट कॉन्फिडेंस इन फियाट करेंसीज इज डिक्लाइनिंग। नाउ ट्रम्प के टैरिफ, इसका क्या रीजन है? जैसा कि यहाँ पर जो हमारे दो एडिटोरियल्स हैं, ओके, वन इज हरीश दामोदरन एंड अदर इज उदित मिश्रा, ठीक है। तो जैसा कि इन्होंने एक्सप्लेन किया उसके बेसिस में मैं आपको बता देती हूँ। सो हाँ, वन इज ऑब्वियसली ट्रम्प का प्रोटेक्शनिस्ट माइंडसेट है, ठीक है। तो यूएस का काफी ज्यादा फिस्कल डेफिसिट है चाइना के साथ, इसीलिए ट्रम्प ने ये टेरिफ्स इम्पोज किए हैं ऑफ ओवर 350 बिलियन डॉलर, ठीक है। फिर इनके कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अमेरिका तो बेसिकली क्या टेरिफ्स इन्होंने लगाए हैं तो उससे क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया था। फॉर एग्जाम्पल अगर चाइना से कोई गुड आ रहा है, लेट अस सपोज, यहाँ पे रुपए लिख दिया मैंने, डॉलर में बात करनी है अभी तो, ठीक है। सपोज करो वो $20 का है, ओके। अब ट्रम्प ने उस पर टैरिफ इम्पोज कर दिया $5 का, तब उसकी प्राइस हो गई $25। और अगर यूएस में भी वो गुड, यूएस वाले इतना चीप बना नहीं पा रहे हैं, चाइना वाला चीप बना के भेज रहा है, तो अगर टैरिफ्स लगा देंगे तो फिर ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, है ना। सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। तो टैरिफ्स वर मेंट टू रिवाइव, ताकि अमेरिका में जो चीजें बन रही हैं, ठीक है, वो सेल हो, अमेरिकन इकोनॉमी फ्लरिश हो। देन रिफ्लेक्टेड अ ट्रेंड ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन, रोल बैक ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है। इस तरह की कुछ चीजें पहले भी हुई थी, जैसे कि निक्सन शॉक, जहां पे जो यूएस के प्रेसिडेंट थे निक्सन, ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि अर्लियर जो यूएस की करेंसी थी, यूएस डॉलर वाज लिंक्ड टू द गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है। लेकिन एक जहां पे क्या होता था कि जो कंट्रीज है वो अपना गोल्ड रख सकती थी और बदले में यूएस डॉलर रिजर्व्स ले सकती थी, या यूएस डॉलर रिजर्व्स ले सकती थी और बदले में गोल्ड ले लेती थी, रख देती थी अपना डॉलर रिजर्व और गोल्ड मांगती थी यूएसए से। ना व्हाट हैपेंड, इसकी वजह से यूएसए को लगा कि उसका गोल्ड तो ऐसे बहुत कम हो जाएगा, इसलिए उन्होंने इसको डीलिंक कर दिया, ठीक है। जिसकी वजह से डॉलर जो करेंसीज है वो तो आपस में आराम से ट्रेड होने लगी, लेकिन डॉलर की वोलेटिलिटी भी बढ़ गई। फिर एक है वोकर शॉक। वोकर शॉक इज कि क्या हुआ, यूएस में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा था तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हाई कर दिए, जिसकी वजह से जब इंटरेस्ट रेट्स हाई हो गए तो जिन कंट्रीज ने यूएसए से वो लिया हुआ था लोन वगैरह, उनको कॉस्टलियर हो गया पे करना, तो लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में इससे डेट क्राइसिस हो गई थी। नाउ ये भी थर्ड मेजर यूएस शॉक ही दिखा रहा है जो ट्रम्प की पॉलिसीज है। अब इसका इम्पैक्ट क्या क्या होगा? ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन हो जाएंगे एकदम से, क्योंकि आप इतने ज्यादा टेरिफ्स लगा रहे हो, है ना। तो ओवरऑल जो सप्लाई चेन्स वगैरह है उनकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। देन करंट अकाउंट डेफिसिट यूएस का वर्सन हो जाएगा, क्योंकि जो टेरिफ्स हैं वो इंपोर्ट्स कम नहीं कर रहे हैं, इंपोर्टर्स इनफैक्ट कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है।
देन इन्फ्लेशन एंड डॉलर वीकनेस, राइजिंग कॉस्ट, तो अल्टीमेटली जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम नहीं हो रहे हैं, कॉस्ट भी बढ़ी रही है, जो कि अल्टीमेटली कंज्यूमर्स के पास जा रही है, जो अगेन इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और ग्लोबल डाउट्स आ रहे हैं यूएस पॉलिसी मेकिंग पे, क्योंकि डॉलर की वैल्यू तो कम हो रही है, ठीक है। फिर गोल्ड प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड राइज इन गोल्ड प्राइसेस एंड मार्केट वोलेटिलिटी, अब इन्वेस्टर्स गोल्ड पे जा रहे हैं तो गोल्ड का प्राइस तो बढ़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट वोलेटिलिटी भी बढ़ रही है इसकी वजह से। नाउ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि आप एक अच्छी फिस्कल पॉलिसी लेकर आओ, डेट कंट्रोल करो, रिस्पॉन्सिबल बजटिंग करो, पॉपुलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज मत लेके आओ जहां पे आप टैक्स कट्स कर रहे हो, ठीक है। टैक्स कट, लोगों को तो कम टैक्स देना है लेकिन आपके पास स्पेंड करने के लिए उतने ही पैसे हैं, तो ये आपको नहीं करना है, ओके। मल्टीलेटरल कोऑपरेशन करो, आप आपस में कंट्रीज से बात करो कि भाई हमारा डेफिसिट है, हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से अच्छे रूल्स आप लेकर आओ रादर देन यूनिलेटरल टेरिफ। ओवर डिपेंडेंस नहीं करनी है प्रोटेक्शनिस्ट टूल्स पे, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ आप डॉलर्स पे, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी। पास्ट शॉक से आप समझो कि ये जो निक्सन या वोकर एपिसोड्स हुए थे, वो दिखाता है कि जो डोमेस्टिक यूएस अकेले ने जो डिसीजन ले रहा है उससे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट होती है, ठीक है। तो इसलिए आपको ग्लोबल इंपैक्ट्स को देखते हुए अपने डिसीजंस लेने हैं, ठीक है ना। ये जो ट्रम्प के मेजर्स हैं इंटेंड किए गए थे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, बट उससे ऑन दी अदर हैंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स क्रिएट हो गए, ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस कम हो गया है यूएस डॉलर में। नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, रिस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, global cooperation and reducing reliance on unilateral trade measures. Okay, so that is all about today's The Hindu and Indian Express editorial analysis. If you like these videos, do like, share, and subscribe. Thank you for watching this.